नमस्कार, मैं राजू सर। मैं आपको बता दूं कि जब से ये नोटिस आया हुआ है बीपीएससी के थ्रू 7वें चरण से शिक्षकों की बहाली का, तब से अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच एक अजब सा गहमा गहमी है। होना भी चाहिए, और कुछ ऐसी भी संभावना है कि 2012 से पहले वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जो पास आउट थे या फिर जो शिक्षक पद पे चयनित हो चुके हैं, उनको भी ये परीक्षा देके प्रॉपर राज्य की फैसिलिटीज, राज्यकर्मी की फैसिलिटी उनको लेनी है, तो उनको भी पास होके ही राज्यकर्मी बन सकते हैं। जबकि उनका ये मांग हो सकता है कि हम लोग जब नियोजित हो चुके हैं तो हमारे लिए इसकी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। तो खैर, ये तो सरकार की अपनी एक मापदंड है, वो कैसे तय करती है, वो कैसे तय करती है वो जाने सर। हम बस इतना जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा सीधी बहाली होगी। अभी उसके पाठ्यक्रम नहीं आए हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतनी गहमा गहमी, कैसे तैयारी करें, क्या करें, कौन सी करे हो, क्या करे हो। लोग शिक्षकों के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं तुम देख रहे हैं बैच भी प्रारंभ हो गया है, अभी पाठ्यक्रम नहीं आया। तो वैसे घबराए हुए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है, अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है। मैं कुछ बातों पे डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ प्रैक्टिकल। देखिए, आंदोलन की तरफ तो मैं जाने का सलाह नहीं दूंगा, है ना, ये होने दीजिए। ये 1900 आजादी के बाद से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है कि बीपीएससी के द्वारा सीधी बहाली प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के टीचरों की भी होगी। ये निश्चित रूप से एक अच्छा पहल है। एक जब कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ नई परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से मसले शुरू में संक्रमण फेज में जाते हैं, कुछ अभ्यर्थियों को उससे फायदा मिलता है, तो कुछ को उससे थोड़ी तकलीफें होती हैं, दिक्कत होती हैं, लेकिन फिर तो ऐसे सोच के चलेंगे तो कभी बेहतर बदलाव हो ही नहीं सकेगा। तो खैर, आगे जब हम बात करें तो आप लोग नोटिस तो जरूर पढ़ लिए होइएगा। अब आप इस नोटिस को पढ़ेंगे, कुछ बातों, हमको पता है कि आप सब पढ़े हुए हैं, कुछ बातों की तरफ हम ध्यान दिलवाएंगे। एक तो मोटा मोटी ये ध्यान रखिए कि जो सीटेट, एस्टेट या टेट पास अभ्यर्थी हैं वही ये एग्जाम दे सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि अगर जो ये सोच रहे हैं कि हम बीएड हैं, डीएलएड हैं, तो हम दे सकते हैं कि नहीं, नहीं, बीएड और डीएलएड के साथ आपको ये शिक्षा पात्रता पास करनी होगी, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे, ठीक है। और ये नोटिस लाने का क्या कारण हो सकता है, तो मेरा समझ ये कहता है कि जो हर स्तर पे जो एक भ्रष्टाचार का संभावनाएं दिख रही थी, शायद उस पर ब्रेक लगाया जाए इस माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भट्टी में हमारी शिक्षा व्यवस्था धू धू करके राख हो रही थी। शायद उसको बचाने की भी एक प्रबल संभावना इस कदम से दिख सकता है। तो आप देखिए, नोटिस में आप पहला ही जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा ही वर्ड आर्टिकल 309 की बात करता है। तो एक बार आर्टिकल 309 पढ़ लीजिए। राज्यपाल ने तो आपके मोहर लगा दिया है, ठीक है, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं हम। और आर्टिकल 309 भारतीय संविधान का, मेरे पास भारतीय संविधान है, मैं आर्टिकल 309 पढ़ता हूं। इस 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, इस आर्टिकल के माध्यम से, है ना, समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। तो एक तो आर्टिकल 309 ये अधिकार देता है कि आपका विधानमंडल इस तरह के रोस्टर्स तैयार कर सकती है ना, सुधार, शिक्षक बहाली के लिए भी, अन्य किसी राज्य या संघ स्तर पे भी किसी बहाली की बात हो तो उसका निर्णय लेने का अधिकार आपके विधानमंडल के पास है, और जिसपे राज्यपाल ने मोहर लगा भी दिया है। और पहले ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें प्राथमिक, राज्य के मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इत्यादि शिक्षकों की बहाली के लिए ये नियमावली बनी है, जो आपकी 7वें चरण से लागू होगी, ठीक है। अगर आप कुछ अन्य बिंदुओं पे भी ध्यान दें, कुछ ऐसी बिंदुओं पे हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहेंगे, आपको मैं दिखाता हूं। हाँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा। आरएसडी कॉन्सेप्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, चौथा पॉइंट आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं चौथा पॉइंट देखने के लिए, अभी आपको पता चल जाएगा। विद्यालय
अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। अब ये सीधी नियुक्ति वाले पे थोड़ा सा बहुत सारे वर्गों को इसमें हंसी भी आती होगी। सीधी नियुक्ति आज तक तो कभी हुआ ही नहीं शिक्षकों की। क्या बीपीएससी सही में सीधी नियुक्ति करा पाएगा कि फिर कोई और कुछ दिनों के बाद नई बदलाव की संभावनाएं होंगी, या फिर सिलेबस कुछ ऐसा बन जाएगा जिसपे बहुत सारे विवाद या बहुत सारे सवाल खड़े हो पाएंगे, किए जा सकेंगे। ये सभी काल के गाल में है, आने वाले समय में ये पता चलेगा। सीधी भर्ती पे इसलिए हंसी आती है क्योंकि सरकार कुछ ऐसी नियमावली बनाती है कि कुछ ना कुछ उसमें इफ एंड बट रह ही जाता है। आप कितना भी एग्जाम दे लीजिए, ठीक है, आप सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाइएगा। आप एक फॉर्म भी भरते हैं तो नीचे आपका, है ना, शपथ वो सिग्नेचर हो जाता है, जिससे कि कभी भी आप कोर्ट में मामला लेके जाएं तो जो ही नहीं है कि आपको विजय प्राप्त हो ही जाए। सरकार बहुत सेफ और सेफ करके काम करती है। इसलिए हमने कहा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये कोई जरूरी नहीं कि अंतिम निर्णय है, ये बदलाव की संभावनाएं आगे भी होंगी। इसलिए सीधी नियुक्ति पे एक काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन पता नहीं क्या इफ एंड बट आगे हो जाए। पांचवा जो है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य जो योग्यता है आपकी क्या होनी चाहिए। अब आप पहला पॉइंट पे देखिए, ध्यान दीजिए। भारत का नागरिक हो तो कुछ लोग इतना ही पढ़ लेते हैं और पढ़ के सोचते हैं कि भारत का नागरिक हो मतलब कि कोई भी भारत का लड़का ये एग्जाम दे सकता है जो भी शिक्षा पात्रता पास आउट विद्यार्थी होगा। तो ऐसा नहीं है। एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, ध्यान रखिए, अस्थायी निवासी और नागरिक, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है, तो हम तो सिर्फ भारत के ही नागरिक होंगे। इसलिए यहां पे बिहार राज्य का अस्थायी निवासी लिखकर ये पक्का तय कर दिया है कि सिर्फ इसमें बिहार में जिनकी अस्थायी निवास होगा वही फॉर्म भर सकेंगे। भारत के नागरिक होने के नाते सोचेंगे कि कोई अदर राज्य का विद्यार्थी इस एग्जाम को दे, तो मेरे हिसाब से संभव नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए एक बेहतर चीज है। दूसरा, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान होगा। तो तीसरे पॉइंट पे जाए, आप बस इसी पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, है ना। और पात्रता परीक्षा आप पास हो 2012 से पहले, अगर आप पास आउट हैं या राज्यकर्मी या फिर आप नियुक्त हैं तो आपको बार बार पात्रता परीक्षा पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा राज्यकर्मी बनने के लिए, ठीक है। आगे भी लिखा है कि विषय विशेष के लिए अलग अलग अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इफ एंड बट की संभावना है, ठीक है। आगे हम पॉइंट्स पे चर्चा करें। आयु पे आइए। आयु पे भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम अपने तरीके से बात करें कि देखिए भाई, ये जो आयु है, एक जगह मैंने पढ़ा 18 वर्ष, एक जगह पढ़ा मैंने 21 वर्ष। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मिनिमम उम्र सीमा है वो तो तय है, लेकिन जो मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वो तय नहीं किया गया है। आप ये कंफ्यूज हो जाइएगा कि 21 वर्ष मैक्सिमम हो गया, 18 वर्ष मिनिमम। कभी कभी क्या होता है कि सही चीज होता है, सामने पढ़ के भी हम लोग नहीं समझ पाते। प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी हैं या फिर 1 to 8, 1 to 5 के टीचर हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है। लेकिन अगर आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनना के लिए पात्र हैं तो निश्चित रूप से आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम उम्र सीमा क्या होगी ये विभाग ने भी तय नहीं किया है, तो वो आगे आपको पता चलेगा जब कुछ शायद नोटिफिकेशन आए, जब वैकेंसी आ जाए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे अगर हम विषयों पे थोड़ा ध्यान दें, आगे ज्यादा बढ़िया आपको लगेगा आरक्षण वाला थोड़ा पढ़ने में।
अब आरक्षण का भी देखेंगे तो वही अवस्था है जो पहले था मेरे हिसाब से, कि महिला ये जो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50%, न्यूनतम 50% सर महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। अगर विषम संख्या है तो उसमें किसको लाभ मिलेगा? एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि 11 टीचरों की, शिक्षकों की बहाली होनी है, तो 50% तो महिलाओं को चल गया, तो मान लीजिए इसमें से 11 में से 50 तो 5.5 होगा, तो एक किसी अभ्यर्थी को आधा आधा तो काटा नहीं ना जाएगा, तो इसमें तो 5 + 5 तो 1 बच गया, जो एक शेष बच गया, ये एक शेष का लाभ महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि विषम संख्या में रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। तो ये बहुत एक महिलाओं की तरफ झुका हुआ है ये नोटिस, ये ध्यान रखेंगे। पहले भी था, बिहार सरकार, बिहार के अंदर तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए खास व्यवस्था हमारी सरकार करती है। तो इन सब बिंदुओं पर इसलिए ध्यान दिलवाया कि बाकी बिंदुओं पे आपका ध्यान होगा ही, और निश्चित रूप से आप ये मान के चल रहे होंगे कि हमें क्या करना है। निश्चित रूप से आप ये समझ चुके होंगे कि हमें पढ़ना तो पड़ेगा, अब बीपीएससी का एग्जाम देना तो पड़ेगा। अब बीपीएससी हमारे यहाँ तो सामान्य एग्जाम का हवा बन जाता है, अब तो बीपीएससी एग्जाम लेगी, बीपीएससी एग्जाम लेगी तो बड़का हवा बनेगा। आपको इसका हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहेंगे कि आप इसकी सामान्य जैसे तैयारी करते हैं वैसे ही कीजिए, इसके लिए घबराइए मत। अब आपको लगता है कि हम अभी से कैसे लगे, मान लीजिए नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन, और उसके बाद मात्र 2 महीना समय बचेगा, तो हम कैसे तैयारी कर पाएंगे? एक चीज जो मूल बात आपको तो हम कहा ही नहीं, इसी नोटिफिकेशन में था कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। तीन ही अटेम्प्ट मिलेंगे। हमारे देश में कलेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थियों को सामान्यतः 6 अटेम्प्ट मिलता है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेगा। तो समझिए कि शिक्षक की भर्ती कितना गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो रहा है। हालांकि यहां भी इफ एंड बट है, भाई 3 ही क्यों, कम से कम 4 या 5 दे देते। ठीक है, तो यहां भी अब आप अगर मान लीजिए कि 3 ही अटेम्प्ट देना है, तो क्या आप घबरा के एग्जाम देके आइएगा तो उसे वीर बहादुर कहलाइएगा? आप पहले चीजों को समझिएगा क्या है। अगर आपको लगता है कि हम अपने अनुकूल कर चुके हैं तो आप जाके एग्जाम दीजिए, नहीं तो व्यर्थ का अपना अटेम्प्ट खराब ना करें। हाँ, ये जरूर डिमांड करें, मांग करें सरकार से कि इस अटेम्प्ट में कुछ संवर्धन किया जाए। हो सकता है कि 3 अटेम्प्ट की जगह पर 5 अटेम्प्ट कर दिया जाए, 4 अटेम्प्ट कर दिया जाए, इसकी मांग रखी जानी चाहिए। लेकिन जितना कम अटेम्प्ट होता है उतना ही गुणवत्तापूर्ण आपकी पढ़ाई होती है, ऐसा माना जाता है। समय भी आपका पूरा एज इसी में नहीं घुस जाएगा, तो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन फिर भी 4 से 5 अटेम्प्ट की संभावना बननी चाहिए। तो उसके लिए मांग रखेंगे आप लोग। बाकी 3 अटेम्प्ट पे ही हम बात करेंगे। अब 3 ही अटेम्प्ट देना है। अब आप घबराए हुए हैं, आएगा एग्जाम आएगा, आप फॉर्म भरिएगा, एग्जाम दीजिएगा और वीर बहादुर हो जाइएगा। आपकी बेसिकली तैयारी कैसी है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहले से तैयारी है तो आप सामान्यतः 2-3 महीना पढ़ के आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हवा मत बनाइए, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम आने के बाद विशेष चीजें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग का ये मानना है कि जो अध्यापक वाला, जो प्रधानाचार्य वाला जो एग्जाम हुआ था, शायद वही सिलेबस रहेगा या वैसा ही सिलेबस रहने की संभावना है। तो फिर भाई वैसा ही सिलेबस रहने की संभावना है तो फिर सिलेबस क्या हो सकता है? तो मेन बात हम उस पे करेंगे। अब आप देखिए, अगर सही में वही सिलेबस रहने की संभावना है तो ये देखिए, आपका जो प्रधानाचार्य वाला एग्जाम हुआ था उसमें टोटल आपका
150 नंबर का हुआ था, ठीक है, 150 नंबर का, जिसमें 75 नंबर समान अध्ययन से था। अब बाकी 75 नंबर का, ये 150 क्वेश्चन थे, तो 75 नंबर, ये सॉरी 75 क्वेश्चन तो आपके समान अध्ययन से थे, 75 नंबर का, ठीक है। और बाकी 75 नंबर के क्वेश्चंस जो डीएलएड के सिलेबस के थ्रू बनाया गया था, उसका पाठ्यक्रम, तो उसका पाठ्यक्रम तो बहुत लेंदी है। आपको तो सीधे बीपीएससी अपना एक पाठ्यक्रम बनाएगी और आपको लगता है कि जो सिलेबस डीएसपी एसडीएम बनने के लिए, वही सिलेबस मास्टर बनने के लिए भी बनाया जाएगा। इस संभावना पे अगर तैयारी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अभी से तैयार कर सकते हैं अगर इसके पाठ्यक्रम पे ही अगर चले, ठीक है। समान अध्ययन के लिए 150 क्वेश्चन होने की तो संभावना रहेगा, ये हम आपको ये बात मानते हैं। लेकिन अगर प्रधान शिक्षक के जो सिलेबस के अनुसार चलेंगे आप, तो देखिए इतने चीज पढ़ना था समान अध्ययन में। कुछ लोगों का यही कहना है कि इसी पैटर्न पे शायद सवाल आएंगे, तो थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। आप लग जाते हैं, बस सुनते हैं और लग जाते हैं, और सबसे पहले रटना भी शुरू कर देते हैं, आपको शिक्षक बनना है। अब इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो प्रारंभिक गणित है, वो उसमें 8 स्टैंडर्ड, 8वां क्लास के स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे प्रधानाचार्य वाले में। तो अब गणित का लेवल देख लीजिए, 8वां क्लास के लेवल तक है। अब ये तय होगा आगे, मतलब मेरा मानना है कि एग्जाम चाहे जो भी हो, अप टू 10th इतना ही पे आपको फोकस करना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जनरल साइंस को देखिए, अप टू 8। हम मानते हैं कि हो सकता है कि सीधी बहाली बीपीएससी के थ्रू जो होगी अभी आप लोग की शिक्षक की, तो हो सकता है अप टू 10th तक जाए, ये भी 10th तक जाए। करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, 1 साल की समसामयिक घटनाएं, तो बिल्कुल बीपीएससी की तरह लिख दिया। 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं, तो हमको तो लगता है कि इससे ज्यादा टफ तो करंट हो गया। अच्छा, चौथा देख लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान 1857। ये तो हमको लगता है कि 20 क्लास भी काफी है इसके लिए, 20 क्लास भी। और 10वां क्लास का 2-3 को चैप्टर, 4 को चैप्टर पढ़ लिया जाए, तो इसमें यहां तो 10 अंक का पूछा गया था, हो सकता है कि 20-25 अंक का पूछा जाए या 20-25 क्वेश्चंस पूछे जाएं, है ना, जो आपके शिक्षक पात्रता जो सीधी बहाली बीपीएससी के थ्रू होगी, जो उसका पाठ्यक्रम बनेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि विषय जो है यही रहेंगे, ज्योग्राफी भी 10th स्टैंडर्ड का, सोशल स्टडीज भी 10th स्टैंडर्ड का। अब जाहिर सी बात है कि सोशल स्टडीज का मतलब तो यहाँ पे कई विषय हो जाएंगे, ज्योग्राफी पहले से लिखा ही हुआ है, सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस विषय पे हम आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। ये तो आपका पाठ्यक्रम हो गया जो आपके सामने है, हम डीएलएड के विषय पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम फिलहाल उन विषय पे जा रहे हैं जिसकी तैयारी आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 10th मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल आप 10th स्टैंडर्ड पे ही रखिए। हम लोग सिविल सेवा की भी तैयारी कराते हैं, तो वहां पे 10th स्टैंडर्ड एकदम मानक है। हम लोग क्लास में एनसीईआरटी क्लास चलता है, जिसमें 6 से लेकर 10 तक की क्लास की किताब को मैं खुद पढ़ाऊंगा। बाकी बेसिक क्लास देने के बाद एक क्लास एनसीईआरटी की पुस्तकों पे भी दी जाती है। तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी किताबों की तरफ भी आप जाएं, लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि आपको किताब क्या पढ़ने उलझ जाते हैं। मेरा किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये मैगजीन पढ़ लो, फलना सर का पढ़ लो, चिल्ला सर का पढ़ लो, ठेकना सर का पढ़ लो। उससे बढ़िया है भैया, यहां देख लीजिए क्या लिखा है। नोटिफिकेशन नोटिस पे ध्यान रखिएगा, ये जब बीपीएससी के भी एग्जाम में लिखा रहता है पैटर्न सिलेबस में, स्टैंडर्ड क्या रहेगा। यूपीएससी का भी आप एग्जाम देखिएगा तो वहां भी स्टैंडर्ड तय किया रहता है। क्वेश्चंस पूछने
इसका तौर तरीका में अंतर होता है। आप यहां देखेंगे उपर्युक्त पाठ्यक्रम के निमित्त एनसीईआरटी की पुस्तक मानक होगी। जब आपको पता है कि एनसीईआरटी की मानक पुस्तक मानक होगी, तो फिर फालतू की किताब में जाके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि चलिए एनसीईआरटी नहीं तो आप फिलहाल बीटीबीसी ही पढ़ लीजिए, यही सही रहेगा। एनसीईआरटी पढ़िए चाहे बीटीबीसी पढ़िए, बात फिट है। तो हमको अगर आप हमसे पूछिएगा कि सर कौन सी किताब पढ़े, तो हम क्या बताएंगे? हम अपना मन से कुछ बता दें, जबकि खुद आयोग ने आपको बता दिया है कि कौन सी पुस्तक मानक होगी, तो एनसीईआरटी की। मेरा यह कहना है कि एनसीईआरटी चाहे बीटीबीसी पढ़ लीजिए। अगर हम लोग इन सब विषयों को जरूर तैयारी करवाएंगे तो निश्चित रूप से हम बीटीबीसी की ही पुस्तकों को, है ना, आप लोगों को कहेंगे पढ़ने के लिए। तो स्टैंडर्ड एकदम 10th तक दिमाग में बैठा लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक को, सरकारी किताब को पढ़िए, ठीक है, और बाकी सिलेबस का इंतजार कीजिए। अगर प्रधानाचार्य का पाठ्यक्रम यही है तो आपके सामने है। ये आपके बीपीएससी के द्वारा मास्टरों की जो सीधी भर्ती होगी वो पाठ्यक्रम तो नहीं है, लेकिन जिस संभावना पर लोग बात कर रहे हैं वो यही है। और इस संभावनाओं को देखिए, स्टैंडर्ड पे ध्यान दीजिए, इससे स्टैंडर्ड आगे नहीं जाएगा और मानक जो पुस्तक होगा वो एनसीईआरटी या बीटीबीसी ही होगी। तो अब तो आपके पास दूसरा तीसरा कोई किताब ही नहीं पढ़ना। हाँ, जब आ जाएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ वो आने के बाद 2-3 महीना भी काफ़ी है, लेकिन आपके पास पुस्तक है। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से बीटीबीसी की किताब लेकर आप हमारे पास आइए। मैं यहीं आम गोला में, मुजफ्फरपुर में हम लोग आरएसडी कॉन्सेप्ट की संस्थान चलती है। मैं किताब में गाइडलाइन कर दूंगा कि कौन सी किताब में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। इस मानक पर जीएस तो अनिवार्य है, वो तो रहेगा ही। बाकी चीजें, अन्य चीजें, एप्टीट्यूड कहीं आपका जुड़े, है जो डीएलएड में जो विषय में कुछ पार्ट्स, उसमें जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी जोड़े जाएं, लेकिन फिलहाल ये कॉमन है, यहां पे कुछ बदलाव नहीं होने वाला। ये रहेगा, बदलाव होगा भी। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, यहां पे कुछ अगर हो तो हो, लेकिन ये इसमें भी बदलाव नहीं होगा। सामान्य शिक्षकों को कुछ मैथमेटिक्स की भी जानकारी होनी, और कुछ लोग भावनाओं में बह के बोलते समय इंग्लिश बोल देते हैं। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ बातें हो, लेकिन बिहार के किसी भी एग्जाम में बीपीएससी में मेरे समझ से इंग्लिश नहीं है। भले आप इसके जगह पे हिंदी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए उन संभावनाओं को खारिज करते हैं हम। हाँ, लेकिन एक पेपर हो सकता है कि अलग से हिंदी जोड़ा जाए। बीपीएससी में वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर रहता ही है हिंदी, तो वो रहेगा ही रहेगा, मेरे हिसाब से रहना चाहिए। तो वो चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है क्वालिफाइंग हो, लेकिन मेरिट मार्किंग आपका यही हो सकता है। और जो भी आगे पाठ्यक्रम आएगा उसके हिसाब से फिर एक प्रॉपर सेमिनार क्लास हम देंगे। और अभी फिलहाल अगर आप तैयारी करना चाहें तो इनको मानक बनाइए और बीटीबीसी की किताब को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि पहले फेज में 6 to 8 पढ़ लीजिए और सेकेंड फेज में 9th और 10th की किताब को पढ़ लीजिए। इसी को 2-3 बार पढ़िए ना महाराज। और दिक्कत हो तो आइए, मुजफ्फरपुर में हम आपसे फिजिकली मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और जोड़ दे, देख लीजिए, आज ही का पेपर है 22 अप्रैल 2023 का, जिसमें दैनिक भास्कर में ये न्यूज है कि बीपीएससी व शिक्षा विभाग के बीच बैठक और 2.5 लाख होनी है बहाली। मतलब लगभग सभी स्तर पे मिला लिया जाए शिक्षकों की बहाली तो लगभग 2.5 लाख के आसपास हो सकती है। और इसमें जो आने वाले दिनों में जो आपके पाठ्यक्रम होंगे या जो संभावनाएं हो सकती हैं पाठ्यक्रम की और परीक्षाओं की, कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पैटर्न वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ इन द सेंस ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और यही होने की संभावना थी हमेशा से। वस्तुनिष्ठ हो सकता है और साथ ही मैंने उस पर विचार चला, और निगेटिव मार्किंग की भी संभावना नहीं है। संभव है कि जो व्यवस्था आए सामने आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न के ही क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, इस पे विचार चल रहे हैं। और साथ ही संभव है कि नेगेटिव मार्किंग भी ना रहे, ये संभावना है। तो इस कारण से इस बात पे भी, इस न्यूज़ पे भी ध्यान रखने की क्या है
आवश्यकता है कि निगेटिव मार्किंग की भी संभावना, जो आजकल बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग का काफ़ी हो हल्ला चल रहा है और निगेटिव मार्किंग किया भी गया, तो शायद ये शिक्षक बहाली में संभव हो कि ये निगेटिव मार्किंग ना हो, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आज के पेपर से था, तो पूरे अप टू डेट्स वीडियो आपको हमने आज के डेट में दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।